हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से आंचलिक उपन्यासकार वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं और आंचलिक उपन्यासकार के उपन्यासों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो हमने पिछली 2 वीडियोज़ में आंचलिक उपन्यास वाले सेक्शन को कंप्लीट किया था और आज ये हमारा आखिरी वीडियो होगा आंचलिक उपन्यासकार से संबंधित। ठीक है, तो आज हम जिस रचनाकार की बात कर रहे हैं वो हैं हरगुलाल और आगे भी अन्य रचनाकार हैं। फिलहाल हम प्रारंभ हरगुलाल से कर रहे हैं। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है हरगुलाल के उपन्यास भीतरी कुआं, प्रकाशन वर्ष 1974, इसमें किस जिले के गांव की कथा वर्णित है? सही उत्तर होगा भीतरी कुआं में बुलंदशहर जिले के गांव की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है भीतरी कुआं उपन्यास में वर्णित गांव का नाम क्या है? ऑप्शन ए लगौन, ऑप्शन बी करौरा, ऑप्शन सी नगीना, ऑप्शन डी सोनारी। तो सही उत्तर क्या होगा? करौरा, यानी बुलंदशहर का करौरा गांव जो है उसकी कथा है भीतरी कुआं में। अगला प्रश्न है भीतरी कुआं उपन्यास का अंत लेखक के किस दृष्टिकोण को प्रकट करता है? सही उत्तर होगा सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हरगुलाल के भीतरी कुआं 1974 जिसका प्रकाशन वर्ष है, इसमें बुलंदशहर के करौरा गांव की कथा कही गई है। लेखक ने उन्हीं सारी स्थितियों और विकृतियों का चित्रण किया है जो अन्य आंचलिक उपन्यासकारों द्वारा दूसरे गांव के केंद्र में रखकर की गई है। उपन्यास का अंत लेखक के सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। अगले रचनाकार हैं विवेकी राय और इनका समय है 1924 से 2016। विवेकी राय के उपन्यासों का मुख्य सरोकार और भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गाजीपुर और बलिया के आसपास का ग्रामीण अंचल। विवेकी राय से संबंधित उपन्यासों को हम देख लेते हैं और जिन भी रचनाकारों को के विषय में हमने पढ़ा था, हमने आंचलिक उपन्यास की शुरुआत में ही उन सभी रचनाकारों के समय को यानी जीवन काल को, साथ ही उनके उन उपन्यासों को जिन उपन्यासों को आंचलिक वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है, हमने उनके प्रकाशन वर्ष को प्रारंभ के वीडियो में ही कर लिया था। यानी आंचलिक उपन्यास का जो पहला वीडियो होगा वो आप देखेंगे, थंबनेल के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो वो शायद 71वां या 72वां सीरीज़ होगा, या शायद ये कौन सा सीरीज़ है ना, तो 76 या 77 वाले जो सीरीज़ होंगे उस वाले नंबर से हमारा आंचलिक उपन्यास प्रारंभ होता है। तो आप उस वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको सभी उपन्यासकारों का जीवन काल या जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष, साथ ही उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ फिलहाल अगर हम देखें तो विवेकी राय का जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष दे दिया गया है। तो इनका जो उपन्यास है वो है बबूल, 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। पुरुष पुराण 1975 प्रकाशन वर्ष है। लोक ऋण 1977 प्रकाशन वर्ष है। श्वेत पत्र 1979 प्रकाशन वर्ष है। सोना माटी 1983 प्रकाशन वर्ष है। समर शेष है 1988 प्रकाशन वर्ष है। मंगल भवन 1994 प्रकाशन वर्ष है। नमामि ग्रामम 1997 प्रकाशन वर्ष है। देहरी के पार 2003 प्रकाशन वर्ष है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनमें अंतिम 5 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विवेकी राय ठेठ गांव के जीवन से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। उन्हें गाजीपुर जिले के आसपास के गांव का विशेष अनुभव है। अगले उपन्यास की बात करें तो इनका लोक ऋण एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। उपन्यास में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? सही उत्तर होगा आशावादी दृष्टिकोण है, जिसमें गांव मर नहीं रहा है बल्कि बेचैन है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लोक ऋण में उनका स्वर आशावादी है। वे यह नहीं मानते कि गांव मर रहा है, वे ये अनुभव करते हैं कि गांव बेचैन है। उसका सांस्कृतिक ह्रास अवश्य हुआ है लेकिन कई स्तरों पर वह जागा है। दबे हुए लोग अपने अधिकारों के लिए सजग हो गए हैं। गांव के पढ़े लिखे लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उन पर लोक ऋण है। उन्हें पूरे मन से गाँव की बेहतरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है सोना माटी उपन्यास किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? ऑप्शन इसका सही होगा बी, करैल क्षेत्र को केंद्र में रखकर लिखा गया है और करैल क्षेत्र में गाजीपुर और बलिया के बीच जो स्थान है वो करैल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है सोना माटी उपन्यास में कौन सा पात्र रावण की भूमिका निभाता है और केवल पैसा कमाने को लक्ष्य मानता है? सही उत्तर होगा हनुमान प्रसाद रावण की भूमिका निभाता है और केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य मानता है जीवन का।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सोनामाटी, गाजीपुर और बलिया के बीच लगभग 40-50 किलोमीटर के वृत्त में फैला हुआ करैल क्षेत्र के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें विवेकी राय का आशावाद डिगता हुआ प्रतीत होता है। उपन्यास का एकमात्र मूल्यवादी पात्र राम रूप विवश और असहाय दिखाई देता है। उसका सगा ससुर हनुमान प्रसाद रावण की भूमिका निभाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य है पैसा पैदा करना। पैसे की संस्कृति ने सभी स्तरों पर नैतिक मूल्यों का विघटन किया है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय के किस उपन्यास में सुराज, रामराज और जयंती को प्रतीकात्मक पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर होगा समर शेष है। इस उपन्यास में सुराज, रामराज और जयंती को प्रतीकात्मक पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समर शेष का प्रकाशन वर्ष 1988 है। अगला प्रश्न है, समर शेष है उपन्यास के अनुसार सुराज को जनता यानी जयंती तक पहुंचाने में बाधक तत्व कौन है? किसे सड़क के रूप में चित्रित किया गया है? सही उत्तर है वर्तमान व्यवस्था को सड़क के रूप में चित्रित किया गया है और यही तत्व बाधक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। समर शेष है में विवेकी राय ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर अपनी रचना शक्ति का परिचय दिया है। उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र संतोष कुमार त्रिवेदी संतोषी पंडित है। सुराज, रामराज, जयंती, जानकीनाथ संघर्षशील हैं। पूरा उपन्यास प्रतीकात्मक व्यंग्यार्थ भी रखता है। भूमिका में लेखक ने व्यंग्यार्थ की ओर संकेत किया। ठीक है, अब आपके लिए यह जो तथ्य है वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भूमिका से प्रश्न है। रामराज अंततः देश को नहीं मिला है। ठीक है, जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपको वो जो उपन्यास जो पूछा गया है वो शायद जो टेक्स्ट आपका लगा हुआ है उसकी भूमिका से पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि वो जो प्रश्न पूछा गया हो वो इसी पुस्तक पर आधारित हो और इस रूप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यानी अगर आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो भी आपको चीज़ें ध्यान देनी है, और अगर आप किसी भी पुस्तक यानी इस तरह की आलोचनात्मक पुस्तकों को जब आप पढ़ते हैं यानी जो साहित्य के इतिहास की विधाओं को समेटता है, ऐसे उपन्यासों या ऐसे पुस्तकों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो जो रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं यानी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनकी जो कुछ भी बातें हैं यानी जो भी कोटेशन हैं, जो भी भूमिकाओं से संबंधित प्रश्न हैं या किसी आलोचक का कोई कथन है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये उपन्यास है ये हमारा किसी सिलेबस में नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो भूमिका वाला जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमिका में लेखक ने व्यंग्यार्थ की ओर संकेत किया है। रामराज अंततः देश को नहीं मिला, अब तो उसकी चर्चा भी बेकार हो गई है। सुराज अपने जनपदों में उतरते उतरते बुझ गया। दिल्ली से चला सुराज अंग्रेज़ों के बनाए स्टेशन से आगे कहाँ बढ़ सका। गांव-गांव में सड़क का नारा खोखला साबित हो गया। हतप्रभ सुराज अपनी ही आत्मा जैसी उस अनन्य प्रेमिका ग्रामवासिनी जनता से नहीं मिल सका, जो भगनास, उपेक्षित, कुंठित और रुग्ण हो अदेख हो गई। भूमिका पूरे उपन्यास की मूल चेतना उपर्युक्त संयुक्त संकेत में लक्षित की जा सकती है। लेखक ने सुराज, रामराज, जयंती यानी जनता सभी को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है। सुराज जनता यानी जयंती तक पहुंचने के लिए व्यग्र है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के चलते यह संभव नहीं है। व्यवस्था को बदलना ही होगा, इसके लिए जनशक्ति का आह्वान एकमात्र उपाय है। जयंती जनशक्ति है, वह नारी शक्ति भी है। सुराज के आह्वान पर वह संघर्ष छेड़ देती है। सुराज को जनता तक पहुंचने में बाधक व्यवस्था ही यहाँ सड़क के रूप में चित्रित है। सड़क बनना व्यवस्था का बदलना है। उपन्यास में लेखक का दृष्टिकोण साफ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रामराज खो गया है, सुराज ऊपर ही ऊपर भटक गया है, उसे जनता तक लाने के लिए व्यवस्था को बदलना है। जनशक्ति के जागृत होने और संघर्ष छेड़ने पर ही यह संभव है। लेखक का स्वर यहाँ पूर्णतः आशावादी है। अगला प्रश्न है, मंगल भवन प्रकाशन वर्ष है इसका 1994। उपन्यास की रचना की मूल प्रेरणा क्या है? ऑप्शन में है देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा, वैयक्तिक प्रेम, औद्योगिक क्रांति, सती प्रथा का विरोध। सही उत्तर होगा देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा। अगला प्रश्न है, मंगल भवन में किन युद्धों के संदर्भ सूत्रों को मेजर जगदीश के साक्ष्य पर प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है 1948 और 1965 के युद्ध, ऑप्शन बी 1962 यानी चीन और भारत का युद्ध, और 1971 भारत पाक का युद्ध, ऑप्शन सी भारत और द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन डी कारगिल युद्ध। मंगल भवन में किन युद्धों के संदर्भ सूत्रों को मेजर जगदीश के साक्ष्य पर प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर होगा 1962 और 71 के युद्ध को प्रस्तुत किया गया है।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मंगल भवन विवेकी राय की महत्वाकांक्षी रचना है। इस रचना की मूल प्रेरणा देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा है। लेखक अनुभव करता है कि आज के राजनीति जीवी युग में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावों को जीवन क्षेत्र से खारिज कर दिया गया है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह अपने यशस्वी राष्ट्र की भावात्मक शौर्यगाथा को जनता के सामने रखे। इस शौर्यगाथा को सामने लाने के लिए उसने 1962 के चीन भारत और 1971 ईस्वी के पाकिस्तान भारत के युद्धों के संदर्भ सूत्रों को मेजर जगदीश के साक्ष्य पर प्रस्तुत किए हैं। इस शौर्य गाथा के साथ लेखक ने समकालीन ग्राम्य जीवन की संघर्ष कथा और आधुनिकता बोध एवं मृत्यु बोध जैसे आयातित काव्य मूल्यों की माला जपने वाले एकांत सेवी साहित्यकारों की विडंबनापूर्ण नियति को भी उजागर किया है। यह सब होते हुए भी यह स्मरणीय है कि गांव ही लेखक का आराध्य देव है। इसलिए गांव के सूत्र के माध्यम से ही उसने समकालीन राष्ट्रीय मानस का साक्षात्कार किया है। आज राष्ट्रीय मानस की विचित्र स्थिति है। संकट के क्षणों में तो यह एकता, शौर्य, त्याग, निष्ठा एवं प्रखर राष्ट्रीयता के बोध से दीप्त हो जाता है, किंतु सामान्य स्थिति में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, सत्ताप्रियता, जातीय संकीर्णता, धार्मिक असहिष्णुता के मानसिक रोगों से जर्जर दिखाई पड़ता है। प्रत्येक स्थिति में दोहन सामान्य जनता का ही होता है। ऐसी विषम स्थिति में भी आशा, विश्वास और आस्था का कोई स्रोत हमारे राष्ट्रीय मानस में अवश्य है। उसी से प्रेरित होकर लेखक राष्ट्रीय स्तर पर उदात्त मूल्यों के शक्ति स्रोत के रूप में मंगल भवन के निर्माण में प्रवृत्त हुआ है। मंगल भवन उपन्यास नहीं, एक रचनात्मक प्रत्यय है। इसके माध्यम से व्यक्त लेखक का संकल्प श्लाघ्य है। अगला जो प्रश्न है वो भी इन्हीं के उपन्यास से संबंधित है। विवेकी राय के किस उपन्यास में गांव स्वयं अपनी कथा कहता है और उसका ढांचा प्रचलित उपन्यासों से भिन्न है? सही उत्तर होगा नमामि ग्रामम, प्रकाशन वर्ष 1997। अगला प्रश्न है, नमामि ग्रामम के अनुसार स्वतंत्र भारत में गांवों को किनके शोषण के लिए छोड़ दिया गया है? सही उत्तर होगा असंवेदनशील मगरमच्छों के यानी भ्रष्ट लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नमामि ग्रामम में गांव स्वयं अपनी कथा कहता है। यहाँ गांव और रचनाकार एक हैं, अभिन्न हैं। इसका ढांचा प्रचलित उपन्यासों से भिन्न है। गांव की दुर्दशा अलग अलग शीर्षकों में वर्णित है। स्वतंत्र भारत में गांव नितांत असंवेदनशील मगरमच्छों के लिए छोड़ दिया गया है। विकास योजनाओं का सारा पैसा यह लोग हजम कर जाते हैं। लगता है यहाँ तक आते आते लेखक निराश हो गए हैं। यदि आज के गाँव की दुर्दशा की रेखाएँ देखनी हो तो इस कृति को एक विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की असामयिक मृत्यु के आघात से मुक्ति पाने के लिए किस उपन्यास की रचना की है? सही उत्तर होगा देहरी के पार, प्रकाशन वर्ष 2003। संबंधित तथ्य हैं, देहरी के पार 2003 प्रकाशन वर्ष आपका नवीनतम उपन्यास है। इसके माध्यम से श्री राय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ज्ञानेश्वर राय की एक रेल दुर्घटना में होने वाली असामयिक मृत्यु के मर्मांतक आघात से मुक्ति का रचनात्मक प्रयास किया है। श्री राय की सृजनशील चेतना ने उन्हें इस आघात से उबरकर फिर से जीने की शक्ति प्रदान की है। यह उपन्यास साक्षी है कि आज भी श्री राय का कथाकार मृत्यु के सत्य से ऊपर उठकर जीवन के निरंतर्य के प्रति आस्थावान है। अगला प्रश्न है, सोनामाटी का वह कौन सा मूल्यवादी पात्र है जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने विवश और असहाय दिखाई देता है? सही उत्तर होगा रामू। अगला प्रश्न है, समर शेष है की भूमिका के अनुसार दिल्ली से चला सूरज कहाँ से आगे नहीं बढ़ सका है? सही उत्तर होगा अंग्रेजों के बनाए स्टेशन से। हमने तथ्य में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार राष्ट्रीय मानस की क्या विडंबना है? सही उत्तर होगा संकट में एक हो जाता है पर सामान्य स्थिति में ईर्ष्या द्वेष से वह जर्जर रहता है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय को हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से किस रूप में याद किया जाएगा? तो सही इसका उत्तर क्या होगा? सफल ग्राम कथा शिल्पी के रूप में इनको याद किया जाएगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विवेकी राय के उपयुक्त तीनों ही उपन्यासों को आंचलिक नहीं कहा जा सकता, किंतु सुविधा के लिए अन्य उपन्यासों के एक सफल ग्राम कथा शिल्पी के रूप में याद रखेगा। साथ ही इनकी चर्चा यही कर दी गई है। विवेकी राय बराबर लिखते जा रहे हैं, इतिहास उन्हें एक सफल ग्राम कथा शिल्पी के रूप में याद रखेगा। अगले रचनाकार हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का समय है 1931 से 2001। ठीक है, शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में बम्बई के कबूतर खाने जैसे फ्लैटों में रहने वाले मध्यवर्गीय की घुटन का चित्रण है? सही उत्तर इसका क्या होगा? बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, हौलदार।
सही उत्तर होगा इसका कबूतर खाना। ठीक है। शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में बम्बई के कबूतर खाने जैसे फ्लैटों में रहने वाले मध्यवर्गीय की घुटन का चित्रण है? तो उपन्यास का नाम ही है कबूतर खाना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शैलेश मटियानी के 3 उपन्यासों, एक है बोरीवली से बोरीबंदर तक, दूसरा है कबूतर खाना और तीसरा है किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई में। ठीक है। इन तीनों ही उपन्यासों में बम्बई के जीवन संदर्भों को उभारा गया है। कबूतर खाना में बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले की गगनचुंबी इमारतों के कबूतर खाने जैसे फ्लैटों में रहने वाले मध्यवर्गीय लोगों के घुटते हुए जीवन की कहानी कही गई है। अगला प्रश्न है, बोरीवली से बोरीबंदर तक उपन्यास में कहाँ के जीवन संदर्भों को उभारा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली की व्यस्त गलियाँ, ऑप्शन बी बम्बई का भागदौड़ भरा यांत्रिक जीवन, ऑप्शन सी अल्मोड़ा का पहाड़ी जीवन, ऑप्शन डी कोलकाता का विस्थापित जीवन। सही उत्तर होगा बोरीवली से बोरीबंदर तक में बम्बई के भागदौड़ भरा यांत्रिक जीवन चित्रित किया गया है। ठीक है। तथ्य भी यही है। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी के उपन्यास किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है पहाड़ी अंचल का संघर्ष, ऑप्शन बी है मुंबई की सेठानियों का अनैतिक यौनाचार, ऑप्शन सी मध्यवर्गीय परिवारों की आर्थिक तंगी, ऑप्शन डी मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों का यथार्थ। सही उत्तर होगा सेठानियों का, यानी मुंबई के सेठानियों का अनैतिक यौनाचार किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई में चित्रित है। अगला प्रश्न है, हौलदार, चिट्ठीर सेन और चौथी मुट्ठी उपन्यासों में किस अंचल का चित्रण मिलता है? ऑप्शन है मालवा अंचल, ऑप्शन बी तिरहुत क्षेत्र, ऑप्शन सी अल्मोड़ा का पहाड़ी अंचल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। सही उत्तर होगा अल्मोड़ा का पहाड़ी अंचल। ठीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शैलेश मटियानी के चर्चित उपन्यासों हौलदार, चिट्ठीर सेन, यानी उन 3 उपन्यासों के अलावा भी उनके उपन्यास है हौलदार, चिट्ठीर सेन, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल आदि में अल्मोड़ा के पहाड़ी अंचल के जनजीवन के चित्र अंकित हैं। अपने परवर्ती उपन्यासों में मटियानी ने जनजीवन का सर्वांगीण चित्रण करने का प्रयत्न किया है। अगले रचनाकार हैं मनहर चौहान। ठीक है। मनहर चौहान से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। मनहर चौहान का उपन्यास है हिरना सावरी। इसकी नायिका हिरना किस परिवार से संबंध रखती है? ऑप्शन है किसान, ग्वाला, भील या फिर बुनकर। सही उत्तर होगा हिरना सावरी। सही उत्तर होगा बी, ग्वाला परिवार। अगला प्रश्न है, हिरना सावरी उपन्यास में किस क्षेत्र के परिवेश को दिखाया गया है? ऑप्शन ए बस्तर, छत्तीसगढ़, मालवा, कुमाऊं। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मनहर चौहान के हिरना सावरी में छत्तीसगढ़ इलाके के एक गांव और कस्बे से जुड़ी ग्वाला परिवार की युवती हिरना की कहानी कही गई है। इसमें लेखक ने पूरे अंचल के जीवन का चित्रण नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया है। अगले रचनाकार हैं रघुवर दयाल सिंह। मनहर चौहान के विषय में उतना ही था। रघुवर दयाल सिंह, इनसे संबंधित प्रश्न है। रघुवर दयाल सिंह का उपन्यास त्रियुगा किस नदी के तट पर रहने वाले जन समुदाय पर आधारित है? ऑप्शन है कोसी नदी, त्रियुगा नदी, नर्मदा नदी और गंगा नदी। सही उत्तर होगा त्रियुगा नदी, यानी तिरहुत क्षेत्र। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रघुवर दयाल सिंह के त्रियुगा में तिरहुत क्षेत्र के त्रियुगा नदी के तट पर रहने वाले जन समुदाय के जीवन के सुख दुख का अच्छा चित्रण किया गया है। अगले रचनाकार हैं श्याम परमार। इनसे संबंधित प्रश्न है, इनके उपन्यास मोर झाल में किस जनजाति के जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है हो जनजाति, माड़िया जनजाति, मालवा के आदिवासी भील या कंजर जनजाति। मोर झाल में मालवा के आदिवासी भील का चित्रण है, जीवन चित्रित है। अगला प्रश्न है, योगेंद्र सिन्हा के उपन्यास, ठीक है, अगले रचनाकार श्याम परमार के बाद योगेंद्र सिन्हा है। ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गई। योगेंद्र सिन्हा के उपन्यास बन के मन में किस क्षेत्र की हो जनजाति का विश्वसनीय चित्रण है? ऑप्शन बस्तर, ऑप्शन बी सिंहभूमि, ऑप्शन सी तिरहुत, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। सही उत्तर होगा सिंहभूमि। योगेंद्र सिन्हा का उपन्यास है बन के मन में। इसमें हो जनजाति का चित्रण है, लेकिन ये हो जनजाति कहाँ की है? सिंहभूमि की है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। योगेंद्र सिन्हा के बन के मन में सिंहभूमि के हो जनजाति के जीवन का विश्वसनीय और प्रभावशाली चित्रण किया गया है। अगले रचनाकार हैं शानी। इनका समय 1933 से 1995 है।
शानी के प्रसिद्ध उपन्यास काला जल में कितने मुस्लिम परिवारों की कहानी कही गई है? ऑप्शन में है 1, 2, 4 और पूरे गांव की। सही उत्तर होगा 2 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी इसमें कही गई है। अगला प्रश्न है, उपन्यास काला जल में काला जल किसका प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए शुद्ध जल का, ऑप्शन बी पारिवारिक टूटन और घुटन भरी जिंदगी का, ऑप्शन सी बस्तर की प्रकृति का, ऑप्शन डी सांप्रदायिक एकता का। काला जल किसका प्रतीक है? परिवारों के टूटन और घुटन भरी जिंदगी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, काला जल उपन्यास की कथा का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है बस्तर, बम्बई, सिंहभूमि, मालवा। सही उत्तर होगा बस्तर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शानी के उपन्यास काला जल में बस्तर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी कही गई है। कहानी दोनों परिवारों की संपन्नता से आरंभ होती है और विपन्नता में समाप्त होती है। दोनों परिवार क्रमशः टूटते जाते हैं और घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। ठीक है, काला जल इसी घुटन का प्रतीक है। एक मिनट, घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश है, ये गलत है। ठीक है, को विवश है, काला जल इसी घुटन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, सालबनों के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा शानी। सालबनों के द्वीप उपन्यास में किस जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रित किया गया है? सही उत्तर होगा भील जनजाति। ठीक है, सॉरी, माड़िया जनजाति। ठीक है, तो ये सालबनों के द्वीप भी शानी का ही उपन्यास है। शानी के 2 उपन्यास है, काला जल और सालबनों के द्वीप। सालबनों के द्वीप में माड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगले रचनाकार है मधुकर गंगाधर। ठीक है, मधुकर गंगाधर से संबंधित उपन्यास है मोतियों वाले हाथ। इससे संबंधित प्रश्न है, मोतियों वाले हाथ का परिवेश कहाँ का है? सही उत्तर होगा पटना नगर के समीप जशवंत नगर का परिवेश इसमें चित्रित है मोतियों वाले हाथ में। अगला प्रश्न है, मोतियों वाले हाथ उपन्यास में किन लोगों की समस्याओं को केंद्र में रखा गया है? ऑप्शन में है विस्थापितों के दुख दर्द और एक भद्र बंगाली परिवार का, ऑप्शन बी है जमींदारों के विलासी जीवन का, ऑप्शन सी है किसानों के कर्ज की समस्या का, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विस्थापितों के दुख दर्द का और एक भद्र बंगाली परिवार की समस्या को केंद्र में रखा गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मधुकर गंगाधर के मोतियों वाले हाथ में पटना नगर के समीप जसवंत नगर कॉलोनी में रहने वाले एक भद्र बंगाली परिवार को केंद्र में रखकर विस्थापितों के दुख दर्द का जीवन चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, मधुकर गंगाधर के उपन्यास फिर से कहो में किस पात्र के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है? सही उत्तर होगा हलवाहा एतवारी का संघर्ष इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मधुकर गंगाधर से के फिर से कहो उपन्यास की पृष्ठभूमि में कौन सा गांव है? सही उत्तर होगा सोनारी गांव है। फिर से कहो में सोनारी गांव के एक हलवाहा एतवारी का जीवन संघर्ष दिखाया गया है। तथ्य इसी रूप में था। अगला प्रश्न है, कोशी की भीषण बाढ़ के बीच उजड़ने बसने वाले जनजीवन की करुण गाथा किस उपन्यास में अंकित है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सही बी, सुबह होने तक है। यह उपन्यास भी सुबह होने तक मधुकर गंगाधर का ही उपन्यास है। ठीक है, सुबह होने तक में कोशी के भीषण बाढ़ के बीच उजड़ने बसने को मजबूर जनजीवन की करुण गाथा अंकित है। अगले रचनाकार हैं रामदेव शुक्ल। इनसे संबंधित प्रश्न है, रामदेव शुक्ल के उपन्यास ग्राम देवता का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा आज़ादी के बाद बदलते हुए गांव का जीवन यथार्थ ग्राम देवता में चित्रित है और यह उपन्यास रामदेव शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ग्राम देवता उपन्यास में लेखक ने किन शक्तियों के बीच द्वंद्व को लक्षित किया है? सही उत्तर होगा प्रतिगामी और प्रगतिशील शक्तियों के बीच के द्वंद्व को इसमें लक्षित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामदेव शुक्ल के ग्राम देवता में आज़ादी के बाद बदलते हुए गांव का जीवन यथार्थ चित्रित है। लेखक ने गांव में क्रियाशील, प्रतिगामी और प्रगतिशील शक्तियों के द्वंद्व का अच्छा चित्रण किया है। लेखक ने लक्षित किया है कि आज भी गांव के जीवन को प्रतिगामी शक्तियां ही नियंत्रित कर रही हैं।
अगला प्रश्न है, रामदेव शुक्ल के किस उपन्यास में यह संदेश दिया गया है कि कोई भी विकल्प केवल मानवीय सरोकारों पर आधारित होना चाहिए? कोई भी विकल्प केवल मानवीय सरोकारों पर आधारित होना चाहिए। सही उत्तर होगा विकल्प उपन्यास में। रामदेव शुक्ल का विकल्प उपन्यास जो है वह बताता है कि कोई भी विकल्प मानवीय सरोकारों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकल्प उपन्यास के अनुसार राजनीतिक पार्टियां अपने सिद्धांतों से हटकर क्या हो गई है? सत्ता लोलुप हो गई है और वोट की राजनीति करने वाली हो गई है। सही उत्तर होगा बी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विकल्प में लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि कोई भी विकल्प जनाकांक्षा का प्रतीक तभी बन सकता है जब वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित न होकर पूर्णतः मानवीय सरोकारों पर आधारित हो। यह तो निर्विवाद है कि सभी राजनीतिक पार्टियां वोट की राजनीति पर उतर आई हैं, इसके चलते अपने मूल्यवादी सिद्धांतों से हटकर सत्तालोलुप हो गई हैं, लेकिन पूर्णतः मानवीय बेचैनी है वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्त ने किस उपन्यास के बारे में कहा है कि इसमें घटनाएं कम घटती हैं और सुनाई ज़्यादा पड़ती है? सही उत्तर होगा विकल्प उपन्यास के विषय में ज्ञानचंद गुप्त क्या यह कथन महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्त ने ठीक ही लिखा है कि सरोकार भी एक अपरिभाषित अवधारणा है। लेखक में विकल्प की तलाश को लेकर जो इस उपन्यास में घटनाएं कम घटती हैं और सुनाई ज़्यादा पड़ती है, विश्वास है अगले उपन्यासों में लेखक अपनी शिल्प संरचना संबंधी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस रूप में अगर हम देखें तो ज्ञानचंद गुप्त का यह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है किस उपन्यास के लिए? विकल्प उपन्यास के लिए। ठीक है, अगले जो रचनाकार हैं वो भगवान दास मोरवाल है। इनका समय है 1960। संबंधित प्रश्न है, भगवान दास मोरवाल का उपन्यास काला पहाड़ किस क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी हरियाणा का मेवात क्षेत्र, ऑप्शन सी राजस्थान का मारवाड़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। सही उत्तर होगा हरियाणा का मेवात क्षेत्र इसमें वर्णित है। ठीक है, पृष्ठभूमि उसी की है काला पहाड़ में। अगला प्रश्न है, काला पहाड़ उपन्यास में वर्णित नगीना गांव किसका प्रतीक माना गया है? ऑप्शन है पूरी मेवाती संस्कृति का, ऑप्शन बी केवल मुस्लिम समाज का, ऑप्शन सी शहरी आधुनिकता का, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास का। सही उत्तर होगा पूरी मेवाती संस्कृति का वह प्रतीक माना जा रहा है नगीना गांव। अगला प्रश्न है, काला पहाड़ का वह केंद्रीय पात्र कौन है जिसकी मृत्यु के साथ गौरवपूर्ण संस्कृति की समाप्ति का संकेत मिलता है? सही उत्तर होगा सलेमी। अगला प्रश्न है, 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ देने वाली मेवाती शासक का नाम क्या था? सही उत्तर होगा हसन खां मेवाती। अगला प्रश्न देखने से पहले हम तथ्य देख लेते हैं। भगवान दास मोरवाल के काला पहाड़ की कथा हरियाणा राज्य के मेवात क्षेत्र के एक गांव नगीना को केंद्र में रखकर लिखी गई है। मेवात क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तीनों के सीमांत पर काले पहाड़ की छाया में बसा है। नगीना एक गांव नहीं, पूरी मेवाती संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मेवाती हैं। पर्व त्योहार, जीवन मरण, शादी ब्याह, यह सब कुछ सबका है। साझी संस्कृति की यह गौरवपूर्ण परंपरा हसन खां मेवाती, जिसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में न केवल बाबर का साथ देने से इनकार कर दिया था, वरन राणा सांगा के साथ रहकर उससे युद्ध भी किया था। इससे लेकर देश के स्वतंत्र और विभाजित होने तक चली आई थी। देश के स्वतंत्र होने के बाद इस क्षेत्र का विकास तो दूर, चुनाव की कुत्सित राजनीति के चलते यहाँ की साझी संस्कृति में भी दरार पड़ गई। सलेमी इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। उसकी मृत्यु के साथ उपन्यास का समाप्त होना इस बात का सूचक है कि अब इस गौरवपूर्ण संस्कृति की भी मृत्यु हो गई है। मेवाती लोक संस्कृति के सघन और सजीव चित्रण तथा मेवाती भाषा के सार्थक प्रयोग के बावजूद काला पहाड़ मात्र एक आंचलिक उपन्यास नहीं, नगीना गांव में हम देश के सभी गांवों का चेहरा देख सकते हैं। काला पहाड़ समकालीन भारतीय समाज की प्रदूषित मानसिकता को बिंबित करने वाला एक श्रेष्ठ उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बाबल तेरे देश में 2004 इसका प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों का शोषण।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बाबल तेरे देश में 2004 प्रकाशन वर्ष है। भगवान दास मोरवाल का 484 पृष्ठों का बृहद उपन्यास है। इसमें पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष वर्चस्व की चक्की के भीतर पिसती स्त्रियों के जीवन की दारुण व्यथा कथा कही गई है। लेखक ने यह महसूस किया है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी पुरुष वर्चस्व का ही समर्थन करते हैं। कथा का पूरा परिवेश मुस्लिम समाज का है। कथा रस से लबरेज यह उपन्यास अत्यंत रोचक और पठनीय है। अगला प्रश्न है, मोरवाल के किस उपन्यास में कंजर जनजाति के जीवन संघर्ष और रीति रिवाजों का प्रामाणिक चित्रण है? ऑप्शन है काला पहाड़, रेत 2008 प्रकाशन वर्ष, हलाला और वंचना। सही उत्तर हो जाएगा रेत। अगला प्रश्न है, रेत उपन्यास के अनुसार कंजर शब्द का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घुमक्कड़, ऑप्शन बी काननचर जंगल में घूमने वाला, ऑप्शन सी शिकारी, ऑप्शन डी शिल्पकार। सही उत्तर होगा कंजर का मूल अर्थ है काननचर यानी जंगल में घूमने वाला। अगला प्रश्न है, रेत उपन्यास की वह कौन सी नायिका है जो इतिहास के रेत में दबी एक सफल स्त्री का आख्यान है? सही उत्तर होगा रुक्मिणी कंजर। अगला प्रश्न है, रेत उपन्यास में पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सेंध लगाते मातृसत्तात्मक वर्चस्व के रूप में किसे चित्रित किया गया है? सही उत्तर है कमला बुआ को। अगला प्रश्न है, रेत 2008 उपन्यास में भगवान दास मोरवाल ने हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने वाली कंजर जनजाति के जीवन संघर्ष और द्वंद्व को उभारने की कोशिश की गई है। कंजर जनजाति के इतिहास, रीति रिवाजों और उनके सामाजिक जीवन का प्रामाणिक चित्रण करने के लिए उपन्यासकार ने बड़े परिश्रम पूर्वक शोध किया है। आज़ादी के बाद भी तथाकथित सभ्य समाज के धनी मानी और बाहुबली लोगों द्वारा तथा सर्वोपरि पुलिस द्वारा इन जनजातियों का नृशंस दमन जारी रहा है। उनके चरित्र पर लगा धब्बा अभी भी नहीं मिटा और ना ही उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में दिखाया है कि कंजर जनजाति का मुख्य पेशा अवैध शराब बनाना और अपने समाज की कुंवारी लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति कराना ही रहा है। इसके साथ ही यथा अवसर चोरी और नकबजनी के अपराध भी उनके पेशे में शुमार किए जाते रहे हैं। मेवों की संस्कृति और रीति रिवाज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के मिले जुले रीति रिवाज रहे हैं, वैसे ही कंजर जनजाति में भी हिंदू और मुसलमान दोनों मिलते हैं। इस उपन्यास के केंद्र में माना गुरु और माँ नालिन्या की संतान कंजर और उसका जीवन है। कंजर यानी काननचर अर्थात जंगल में घूमने वाला, अपने लोक विश्वासों व लोकाचारों की धुरी पर अपनी अस्मिता और अस्तित्व के लिए संघर्ष करती एक विमुक्ति जनजाति। गाजुकी और इसमें स्थित कमला सदन के बहाने यह कथा ऐसे दुर्दम्भ समाज की कथा है जिसमें एक तरफ कमला बुआ, सुशीला मामा, रुक्मिणी वंदना, पूनम है तो दूसरी तरफ है संतो और अनीता भाभी यानी बुआ यानी कथित सभ्य समाज के बरक्स पूरे परिवार की सर्वे सर्वा या पितृसत्तात्मक व्यवस्था में चुपके से सेंध लगाते मातृसत्तात्मक वर्चस्व या पर्याय और गंगा नहाने का सुपात्र। रेत भारतीय समाज के उन अनकहे अनसुलझे अंतर्विरोधों वटों की कथा है जो घनश्याम कृष्ण उर्फ वैद्य जी की कुत्ते फेना साइकिल के करियर पर बैठ गाजू की नदी के बीहड़ों से होती हुई आगे बढ़ती है। ये सफलताओं के शिखर विराजती रुक्मिणी कंजर का ऐसा लोमहर्षक आख्यान है जो अभी तक इतिहास के पन्नों में अतीत के रेत से अटा हुआ था। यह उपन्यास स्त्री विमर्श के चौखटों व हदों को तोड़ता हुआ इस विमर्श के एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। आप एक बार फिर से इस कथावस्तु को पढ़ लेंगे, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जो एनजीओ की संस्कृति की पड़ताल करता है? सही उत्तर होगा नरक मसीहा, 2014 इसका प्रकाशन वर्ष है। तथ्य है, नरक मसीहा 2014 उपन्यास पिछले 2 दशक में तेजी से पनपी और फैली एनजीओ संस्कृति की पड़ताल करता है। मोरवाल हर बार अपने उपन्यास के लिए एक नया विषय चुनते हैं। यह हिंदी में एनजीओ संस्कृति पर लिखा गया पहला उपन्यास है। यह उपन्यास इस बात को रेखांकित करता है कि एनजीओ ने व्यवस्था परिवर्तन का स्वप्न लेकर चलने वाली तमाम धाराओं को अपने में समाहित करके उन्हें यथास्थिति का पक्षधर बना दिया है। अगला प्रश्न है, हलाला 2015 प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास किस सामाजिक समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है? सही उत्तर होगा मुस्लिम समाज में विवाह और तलाक की विद्रूपता। अगला प्रश्न है, हलाला उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है जिसके माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की स्थिति दिखाई गई है? सही उत्तर होगा डमरू। तथ्य है, हलाला 2015 इस उपन्यास के माध्यम से डमरू नामक चरित्र को मेवाती मुस्लिम परिवार को केंद्र में रखकर
परिवार की संरचना एवं परिवार के लोगों के आपसी संबंध एवं द्वंद्व के माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवारों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। 3 तलाक के खिलाफ आज लगभग सभी मुस्लिम महिलाएं एकजुट हैं। पत्नी को तलाक देने के बाद अगर पति उसे पुनः पत्नी के रूप में अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है तो पत्नी को पहले हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अपने उपन्यासों में देश या समाज की किसी न किसी समस्या को कथा के रूप में लेकर चलने वाले कथाकार भगवान दास मोरवाल ने हलाला उपन्यास में मुस्लिम समुदाय की इसी समस्या को चित्रित किया है। हलाला यानी तलाकशुदा औरत किसी दूसरे से यदि निकाह करे और फिर उससे तलाक या उसकी मौत के बाद वह पहले शौहर की हलाल होती है। दरअसल हलाला धर्म के आड़ में बनाया गया एक ऐसा कानून है जिसने स्त्री को भोग्या बनाने का काम किया है। सच तो यह है कि हलाला मर्द को तथाकथित सजा देने के नाम पर गढ़ा गया है। यह एक ऐसा पुरुषवादी षड्यंत्र है जिसका खामियाजा अंततः औरत को ही भुगतना पड़ता है। रूपा भी ऐसी जिस आदिम बर्बरता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक मिनट। हलाला रूपा भी ऐसी जिस आदिम बर्बरता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पुस्तक में भी यही लिखा हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। भगवान दास मोरवाल ने इस उपन्यास की रचना के द्वारा मुस्लिम स्त्रियों की इस जलालत को समाज के सामने रखा है। ठीक है, एक बार आप पुनः जब पैसेज को पढ़ेंगे तो चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, सुर बंजारन प्रकाशन वर्ष 2017 है। उपन्यास किस लोक कला शैली की परंपरा पर आधारित है? सही उत्तर होगा हाथरस नौटंकी शैली। हाथरस की शैली नौटंकी। अगला प्रश्न है, सुर बंजारन की नायिका का नाम क्या है जो विलुप्त होती लोक कला का प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर होगा रागिनी। तथ्य देख लेते हैं। सुर बंजारन 2017 में प्रकाशित है। हिंदी के देशज और लोकमानस की अनक्तियों को उकेरने वाला उपन्यास है। यह उपन्यास लगभग मरणासन और विलुप्त होती लोक कला का दस्तावेज के साथ साथ एक अलक्षित और गुम होती विरासत का सांस्कृतिक इतिहास भी है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसके केंद्र में हाथरस शैली की नौटंकी, उसकी पूरी परंपरा और सुरों की समाप्त प्राय दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसने अपना वृत्त लोक में प्रचलित श्रुतियों, ऐतिहासिक सामाजिक घटना परिघटनाओं पर आधारित लोकधनों और सुरों से निर्मित किया गया है। ठीक है, इस उपन्यास की नायिका रागिनी केवल एक पात्र नहीं है बल्कि एक ऐसे असंख्य अलक्षित सुरों का प्रतिनिधि चरित्र है जो आज गुमनामी के अंधेरे में खोए अपने सुरों की भीड़ गमक खटका को तलाश रहे हैं। इसलिए इसे हाथरस शैली की नौटंकी की अदाकारा का जीवन वृत्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोक संचित विरासत की एक प्रबल और जिजीविसा का लोमहर्षक आख्यान के रूप में हमारे सामने आता है। अगला प्रश्न है, वंचना 2019 प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास के अनुसार वर्तमान समाज में बेटी बचाओ के नारे के पीछे असली सामाजिक आकांक्षा क्या है? सही उत्तर होगा आदर्श बहू। तथ्य है, वंचना 2019 उपन्यास हमारे वर्तमान समाज का महाआख्यान है जिसके पीछे लाशें और आगे आगे अंधेरा। उपन्यास पढ़ते हुए समझ में आता है कि भले ही वर्तमान भारतीय समाज का राजनीतिक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर सामाजिक आकांक्षा है आदर्श बहू। अगला प्रश्न है, भगवान दास मोरवाल के 10वें उपन्यास मोक्षवन प्रकाशन वर्ष 2023 का परिवेश कहाँ का है? सही उत्तर होगा वृंदावन। अगला प्रश्न है, मोक्षवन उपन्यास में किस वर्ग की नारकीय जीवन स्थितियों का प्रामाणिक चित्रण किया गया है? सही उत्तर होगा विधवाओं का। मोक्षवन उपन्यास में विधवाओं के नारकीय जीवन की स्थितियों का प्रामाणिक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, मोक्षवन की युवा विधवा पात्र बिजली घोष मूलतः कहाँ से वृंदावन आई थी? सही उत्तर होगा कोलकाता से वृंदावन आई थी। तथ्य है, मोक्षवन भगवान दास मोरवाल का 10वां उपन्यास है। भारतवर्ष में वृंदावन की पहचान कृष्ण की क्रीड़ास्थली के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस निराले वृंदावन की एक पहचान यहाँ के विधवा आश्रम और उनके मोक्ष की कामना के लिए रह रही विधवाएं भी हैं। इन्हीं विधवाओं की त्रासित कहानी को कथाकार मोरवाल ने अपने उपन्यास मोक्षवन का विषय बनाया है। देश भर की विधवा स्त्रियां जिन्हें कहीं शरण नहीं मिलती, वे वृंदावन में कृष्ण की शरण में आ जाती है। मंदिरों और धार्मिक वातावरण के बीच विधवा स्त्रियों की दैनिक जीवनचर्या के
साथ साथ उनकी रोज़मर्रा की तकलीफ़ों के इस उपन्यास में बहुत प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में कोलकाता से आई एक युवा विधवा बिजली घोष हरिदासी की कहानी है, जिसे मोक्ष तक की यात्रा तय करने में कई तरह की नारकीय स्थितियों से गुजरना पड़ता है और अंत में इस संसार से विदा ले लेती है। हरिदासी के जरिए यह उपन्यास हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर सवाल उठाता है कि यह व्यवस्था परंपरा के नाम पर कब तक चलती रहेगी। भारत जैसे विशाल देश में अभी उनके अंचल उपेक्षित और मुख्य जनप्रवाह से कटे हुए हैं। संचार साधनों की आज भी कमी है। आधुनिक जीवन की सुविधाएं उनके लिए दुर्लभ हैं। अशिक्षा, अभाव और जड़ता से उनका जीवन जर्जर है। अनेक जातियाँ अभी सुदूरवर्ती प्रदेशों में शताब्दियों पूर्व का जड़ जीवन व्यतीत कर रही हैं। आज भी उन्हें जीवन की छोटी सुविधाएं दुर्लभ हैं। इसलिए अभी आंचलिक उपन्यासों के लिए अनेक संभावनाएं विद्यमान हैं। आज के लेखक इन अंचलों को रोमानी दृष्टि से नहीं, मानवीय करुणा की दृष्टि से भी देख रहे हैं। इनके जीवन की वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं। अनेक स्तरों पर होने वाले इनके शोषण का पर्दाफाश कर रहे हैं। इन्हें संगठन और संघर्ष की प्रेरणा दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का दृष्टिकोण चाहे जो हो, लेकिन साहित्यकार कभी भी मूल्यवादी दृष्टि से विलग नहीं हुआ है। वह आज भी मानवता का प्रहरी है। वह निरंतर मानवीय संवेदना का विस्तार करते हुए जनता की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अभी उपन्यास मरा नहीं है। जब तक जनजीवन की संश्लिष्ट गाथा की आवश्यकता रहेगी, उपन्यास के विकास की संभावना बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, भगवान दास मोरदाल के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा, हर बार एक नया विषय और गहन शोध। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आंचलिक उपन्यासों की संभावनाएं अभी भी क्यों विद्वान हैं? क्योंकि अनेक अंचल अभी भी मुख्य जन प्रवाह से कटे और उपेक्षित हैं। तो यहाँ तक था हमारा आंचलिक उपन्यास वाला सेक्शन। अभी हमारा प्रेमचंदोत्तर युगीन जो उपन्यास है वो समाप्त नहीं हुआ है। प्रेमचंदोत्तर युगीन में अगर उपन्यासों को देखें तो उसमें 8 वर्गीकरण के बाद आधुनिकता बोध के उपन्यास भी रचे गए हैं। आधुनिकता बोध के उपन्यास में भी पुरुष रचनाकार अलग हैं और महिला रचनाकार अलग हैं। ठीक है, उन दोनों ही स्तर पर दोनों ही उपन्यासकारों में क्या अंतर है, यानी कि आधुनिकता बोध को वो किस रूप में देख रहे हैं और अपने उपन्यासों में किस रूप में चित्रित कर रहे हैं, उनको हम अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।